मैंने आप लोगों को पढ़ा रही थी मैं आप लोगों को धूप का एक टुकड़ा जिसको मुझे आप लोगों को आज खत्म कराना है। और ये मैं आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ, आप ये देखिए। बाकी सबसे पहले मैंने कहानी पढ़ लिया था, कंप्लीट नहीं किया था उसको, आज हम कंप्लीट करते हैं। मैं एक बार उसको पूरा पढ़ देती हूँ। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, हम दोनों सो रहे थे और तब मुझे एक अजीब सा खटका सुनाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में अपने अकेले कमरे में हड़बड़ा कर जाग उठती थी। और सहसा यह भ्रम होता था कि दूसरे कमरे में माँ और बाबू नहीं है, और मुझे लगता था कि अब मैं उन्हें कभी देख नहीं सकूंगी। और तब मैं चीखने लगती थी, लेकिन उस रात मैं चीखी चिल्लाई नहीं। मैं बिस्तर से उठकर देहरी तक आई, दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर कोई न था। वापस लौटकर उसकी तरफ देखा। वह दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सो रहा था, जैसे वह हर रात सोता था। यहाँ पर वो उसे डर होता है, उसे एक खटका सुनाई देता है। वो जो लड़की है, जो स्त्री पात्र है, उसको इस कहानी में अभी वो बता रही है अपनी स्मृति को याद करते हुए। जो सामने वाला व्यक्ति है, जो कि इस पूरी कहानी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसका एहसास भर है। उस मनुष्य को अपनी स्मृति को बताते हुए कहती है, स्मृतियों में जो उसकी बात उभरती है उसको बताते हुए कहती है कि एक बार जब बचपन की घटना, कि कैसे जब उसे खटका सुनाई देता था और ऐसा लगता था कि जब उसके मम्मी पापा नहीं होते थे तो ऐसा लगता था मानो कि वो अब है ही नहीं, और वो चीख पड़ती थी। किंतु आज का दृश्य क्या है, आज वो अपने पति के साथ है। उसे फिर से वैसा ही एक खटका सुनाई देता है। वो डरती नहीं है, चीखती नहीं है, वो बाहर जाती है, बाहर से अंदर आकर देखती है तो उसका पति वैसे ही सो रहा होता है। आपको पता है कि जब हम संबंध में होते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं, तो स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं। किंतु जब यहाँ उसे डर का एहसास होता है तो वो पाती है कि वह यहाँ अकेले है, अपने पति के होते हुए भी वो क्या है, वो अकेले, अपने सहपाठी के होते हुए भी। और वो कैसे सो रहा है, मुंह मोड़ कर सो रहा है, अर्थात उसे इसका इन दोनों के बीच में आप ये देख सकते हैं कि सामंजस्यता नहीं है। वो ये इसका उठना, देहरी तक जाना, पुनः वापस लौटना, इन घटनाक्रमों के बीच भी पुरुष पर, उसके हस्बैंड पे या उसका जो पति है, उसका जो सहपाठी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुंह मोड़कर हर रात की भांति इस रात भी सो रहा था। अर्थात संबंधों की कमी, रिश्तों के टूटने का एहसास यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाई देता है। फिर आगे है, उससे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। तब मुझे पता चला कि वह खटका बाहर नहीं मेरे भीतर हुआ था। वो खटका बाहर नहीं मेरे भीतर होने का अर्थ क्या है, अर्थात उसे ये पता चलता है वो खटका क्या था, वो उसका एक भय, भीतर का भय, और कहीं ना कहीं एक टूटन का एहसास, अर्थात उसके संबंधों में दरार आ चुका था। वो खटका क्या था, वो खटका जो उसके मन के भीतर बैठा था, वो उन दोनों के बीच के संबंधों में आए हुए दरार को दर्शाता है। ठीक है। अब है, नहीं मेरे भीतर नहीं, अंधेरे में एक चमगादड़ की तरह वो मुझे छूता हुआ निकल गया था, न बाहर न भीतर, फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ। मैं पलंग पर आकर बैठ गई जहां वह लेटा था और धीरे धीरे उसकी देह को छूने लगी, उसकी देह के उन सब कोनों को छूने लगी जो एक जमाने में मुझे तसल्ली देते थे। अर्थात जब उस पुरुष से, जब उसके पति से उसे प्रेम था, जब उनके संबंधों में मधुरता थी, जब उनके बीच आत्मीयता का भाव था, तब कितना प्रेम था, तब उसका उसके स्पर्श का जो एहसास था वो कितना मधुर होता था, कितना प्रिय होता था। किंतु आज वो स्पर्श उसे अनजान लग रहा है, अनजाने वो स्पर्श उसे अपना नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी दूसरे का स्पर्श कर रही है, उसे उस स्पर्श से अपनापन का भाव नहीं मिल रहा। फिर ये इसमें लिखा हुआ है, मुझे अजीब सा लगा कि मैं उसे छू रही हूँ और मेरे हाथ खाली के खाली वापस लौट आते हैं। बरसों पहले की गूंज जो उसके अंगों से निकलकर मेरी आत्मा में बस जाती थी, अब कहीं न थी। मैं उसी तरह उसकी देह को टोह रही थी, जैसे कुछ लोग पुराने खंडहरों पर अपने नाम खोजते हैं, जो मुद्दत पहले उन्होंने दीवारों पर लिखे थे, लेकिन मेरा नाम वहां कहीं न था। और कुछ निशान थे जिन्हें मैं पहले कभी नहीं देखा था।
जिनका मुझसे दूर का भी वास्ता न था। मैं रात भर उसके सिरहाने बैठी रही और मेरे हाथ मुर्दा होकर उसकी देह पर पड़े रहे। मुझे यह भयानक सा लगा कि हम दोनों के बीच जो खालीपन आ गया था वह मैं किसी से नहीं कह सकती। जी हाँ, अपने वकील से भी नहीं, जिन्हें मैं अरसे से जानती थी। वे समझे मैं सठिया गई हूँ। कैसा खटका? क्या मेरे पति किसी दूसरी औरत के साथ जाता था? क्या वह मेरे प्रति क्रूर था? आप सभी कहानी जो जितने भी अटेंडीज यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे फोन में मैंने कहानी भेजा हुआ है। आप सारे कहानी खोल कर बैठेंगे, वरना समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैं पढ़ रही हूँ इधर, उधर सामने आप भी पढ़ेंगे इस कहानी को। लेकिन हाँ, फिर मैं शुरू कर रही हूँ। क्या वह मेरे प्रति क्रूर था? जी हाँ, उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी और मैं थी कि एक इडियट की तरह उनका मुंह ताकती रही। और तब मुझे पहली बार पता चला कि अलग होने के लिए कोर्ट कचहरी जाना जरूरी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि अपना दुख दूसरों के साथ बांटकर हम हल्के हो जाते हैं। मैं कभी हल्की नहीं होती। नहीं जी, लोग दुख नहीं बांटते, सिर्फ फैसला करते हैं। कौन दोषी है कौन निर्दोष, मुश्किल है यह। जो एक व्यक्ति आपकी दुखती रग को सही सही पहचान सकता है, उसी से हम अलग हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने मोहल्ले को छोड़कर शहर के इस इलाके में आ गई। यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ पे ये कहना चाहती है, इन पंक्तियों के माध्यम से ये निकल कर आता है कि जो हमारा अपना है, जिसके साथ उसका संबंध था, जब वो उसी से अलग हो रही है तो वो दूसरों के पास क्यों जाए? क्या दूसरे उसको उतना समझ पाएंगे जितना वह आदमी, वह उसका साथी उसे समझ सकता था? लेकिन जो उसको सबसे ज्यादा समझ सकता था, आज वह उसी से अलग हो रही है। तो ऐसे में जो लोग बाहर दूसरों से सहारा लेते हैं, ऐसा लगता है कि हम अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं कि हम दूसरों से अपनी बात कह ले तो हल्का हो जाता है मन। वास्तव में वो हल्का नहीं होता। लोग आपको किसी न किसी फैसला को लेने, किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए आपको उकसाते हैं। किंतु यहाँ क्या था? जो उसका साथी था, जो उसको पूरी तरीके से समझ सकता था, जिसके बीच आत्मीयता का कभी भाव हुआ करता था, प्रेम संबंध था, वो आज सबका हरास हो चुका है। इसलिए वो क्या कहती है, वो उस जगह को अपने मोहल्ले सबसे दूर आकर एक शहर के कोने में बस जाती है। फिर और यहाँ मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ मुझे देखकर कोई यह नहीं कहता कि देखो, यह औरत अपने पति के साथ 8 वर्ष रही और फिर अलग हो गई। यानी यहाँ ये क्या है, ये समाज का भय यहाँ दिखा रहा है। समाज के जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं, उन जो इसके अपने जाने पहचाने लोग, उनकी आंखों के सवाल से यह बचना चाहती है, इसलिए। और फिर आगे लिखा हुआ है, पहले जब कोई इस तरह की बात कहता था तो मैं बीच सड़क पर खड़ी हो जाती थी। इच्छा होती थी लोगों को पकड़कर शुरू से आखिर तक सब कुछ बताऊं। कैसे हम पहली शाम अलग अलग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहे थे, वह पब के सामने, मैं मूर्ति के नीचे। कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटाकर चूमा था। कैसे मैंने पहली बार डरते डरते उसके बालों को छुआ था। जी हाँ, मुझे यह लगता था कि जब तक मैं उन्हें यह सच नहीं बता दूंगी, तब तक उस रात के बारे में कुछ नहीं कर सकूंगी जब पहली बार मेरे भीतर खटका हुआ था। और बरसों बाद यह इच्छा हुई थी कि मैं दूसरे कमरे में भाग जाऊं, जहां मेरे माँ बाप सोते थे, लेकिन वह कमरा खाली था। मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े होने का मतलब है कि अगर आप आधी रात को जाग जाएं और कितना ही क्यों ना चीखे चिल्लाए, दूसरे कमरे से कोई नहीं आएगा, वो हमेशा खाली रहेगा। देखिए, उस रात के बाद मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती, भूचाल या बमबारी की खबरें अखबारों में छपती हैं। दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि जहाँ बच्चों का स्कूल था वहाँ खंडहर है, जहाँ खंडहर थे वहाँ उड़ती धूल। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो किसी को कोई खबर नहीं होती। उस रात के बाद दूसरे दिन मैं शहर में अकेले घूमती रही और किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब मैं पहली बार इस पार्क में आई थी, इसी बेंच पर बैठी थी जिस पर आप बैठे हैं। जी हाँ, उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उसी गिरजे के सामने बैठी हूँ जहाँ मेरा विवाह हुआ था। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि हमारी घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के सामने आ सके। हम
दोनों पैदल चलकर यहाँ आए थे। आप सुन रहे हैं, ऑर्गन पर संगीत। देखिए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं, संगीत की आवाज यहाँ तक आती है। इसे सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा है, अंगूठियों की अदला बदली की है। बस अब थोड़ी सी देर और है, वे अब बाहर आने वाले हैं। लोगों में अब इतना चैन कहाँ कि शांति से खड़े रहें। अगर आप जाकर देखना चाहें तो निश्चिंत होकर चले जाएं, मैं तो यहीं बैठी ही हूँ। आपके बच्चे को देखती रहूंगी। क्या कहा आपने? जी हाँ, शाम होने तक यहीं रहती हूँ, फिर यहाँ सर्दी हो जाती है। दिन भर मैं यह देखती रहती हूँ कि धूप का एक टुकड़ा किस बेंच पर है, उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ। पार्क का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ मैं आधा घड़ी नहीं बैठती, लेकिन यह बेंच मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस पर पत्ते नहीं झड़ते और दूसरे, अरे आप जा रहे हैं। ये था आज की आपकी कहानी। अब मैं, एक मिनट, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताने जा रही हूँ क्या है ये। आपने देखा कि पूरी की पूरी कहानी में में सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री पात्र है, दूसरे पात्र का एहसास मात्र है, बस एहसास भर है। वहां पर कोई प्रत्यक्ष रूप से किसी की भी उपस्थिति को नहीं दर्शाया गया है। निर्मल वर्मा दरअसल ऐसे मध्यवर्गीय व्यक्ति को अपना विषय बनाते हैं जो बहुत कुछ क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। यानी वह अपने समाज में रहते हुए भी अपने तक सिमटा हुआ रहता है। उन सारे पात्रों को, शहरी जीवन के उन्हीं पात्रों को वो अपने विषय का आधार बनाते हैं। वह समाज से असंबद्ध होने के साथ ही मानसिक रूप से भी असहज है। ठीक है, उनके जो पात्र होते हैं वो समाज से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग थलग होते हैं। वो एक समाज में एक भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वो अलग होते हैं कि वो जो उनके जो विषय के जो विषय चुनते हैं, उनमें जो पात्र आते हैं वो पात्र क्या होते हैं, इसी समाज का हिस्सा होते हैं, इसी भारतीय समाज का हिस्सा होते हैं, किंतु वो आत्म केंद्रित होते हैं, मानसिक रूप से असहज होते हैं, अर्थात वो समाज से असंबद्ध होते हैं। पाश्चात्य जीवन शैली के कारण शहरी मध्यवर्गीय व्यक्तियों के बिगड़ते और बदलते रिश्तों को बेसिकली ये ज्यादा अपनी कहानियों में दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस धूप का टुकड़ा जो कहानी है, उसमें जो स्त्री पात्र दिखाई गई है वो भी इस समाज का ही हिस्सा है, किंतु वो क्या है, आत्म केंद्रित है, असहज है, मानसिक रूप से विचलित है, परेशान है, द्वंद में है। ये सारी चीजें हैं उसके साथ। और अस्तित्व उस क्या है, इनके यहाँ जो पात्र होते हैं, उन पात्रों में गहरी अवसाद दिखाई देती है, हताशा, पराजय बोध, अस्तित्व के संकट, इन सारी समस्याओं को लेकर वो लिखते हैं अपनी रचना। उनकी रचनाओं में उनके जो पात्र होते हैं इन सारी समस्याओं से संबद्ध होते हैं। फिर उसके बाद है उनकी कहानियां क्या है, आधुनिक युग की जो यांत्रिकता है। आपको पता है आज का समय कैसा हो गया है, हम कैसे हो गए हैं, बिल्कुल यंत्रवत बने हुए हैं। सिर्फ अर्थ और अर्थ को ही महत्व देने के कारण यंत्र के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। दिन भर दौड़ना भागना, संबंधों की कमी, अपने परिवार में एक दूसरे से बैठकर बात किए पता नहीं कितना समय हो जाता है, आपस में बैठकर प्रेम से दो बोल बोले कितने समय हो जाते हैं। माता पिता के बीच भी संबंधों का भाव, पिता पुत्र के बीच, पुत्र माता के बीच, पुत्री माता के बीच। तो ये सारा क्या है, ये आधुनिकता, आधुनिक समय की देन है। ये आधुनिक समय के प्रभाव के कारण विदेशी जो शैली है उसको लोगों ने इतना उसको अपनाने के पीछे लोग इतना भाग रहे हैं, इस तरीके से दौड़ रहे हैं कि उन्हीं के संबंध कब कैसे बदलते जा रहे हैं, कैसे बिखर रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा। यहाँ भी जो पारिवारिक अपना ये जो निर्मल वर्मा है, वो उनके जो पात्र होते हैं वो पारिवारिक अनमनेपन के बीच व्यक्ति के अकेलेपन और अजनबीपन को निर्मल वर्मा बहुत शिद्दत के साथ
अपने कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। जो जैसे आप देखेंगे कि भीड़ है, चारों तरफ भीड़, आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जो इनकी कहानियां हैं उस भीड़ में भी शांति, जो जिस प्रकार शमशान होता है, शमशान में एक प्रकार का सन्नाटा छाया होता है, ठीक उनकी ये जो कहानियां या उनके पात्रों के माध्यम से उनके जो विषय वस्तु होते हैं, इनकी कहानियों के जो विषय होते हैं, जो कथानक होता है, वो उन भीड़ के हाहाकार में भी शमशान के सन्नाटे की तरह लिया हुआ होता है। मानो कितनी भी हाहाकार क्यों ना हो, वहां पर एक घोर शांति, घोर निराशा, घोर अवसाद, हताशा छाए हुए रहता है। तो आप जब धूप के टुकड़े की बात करेंगे और उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सारी कहानियां हैं, इन सारी स्थितियों को दर्शाती है। तो अब जो मैंने पीपीटी बनाया है, मैं इस पर बात करती हूँ। इसमें है कि धूप का एक टुकड़ा में धूप अपनी जगह का, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि धूप क्या है, अपनी जगह, अपने अस्तित्व का प्रतीक है, जो होने का एहसास कराती है। अर्थात आप देखेंगे प्रत्येक हर दिन, हर समय, हर दिन आप ये देखेंगे कि एक निश्चित समय पे सूर्योदय होता है और एक निश्चित समय पे सूर्यास्त हो जाता है, अर्थात उसका अस्तित्व है। यहाँ पर जो नायिका है वो धूप को खोज रही है, इसलिए आपने देखा होगा कि वो बोलती कि मैं एक बेंच से दूसरे बेंच पर हमेशा जाती रहती हूँ, भले ही एकाध भर के लिए ही, मतलब थोड़े समय के लिए है, किंतु वो क्या करती है, उसने प्रत्येक बेंच पर बैठकर धूप को खोजने का प्रयास किया है। वो धूप क्या है, धूप क्योंकि निरंतर हर दिन एक जगह निकलती है और सूर्योदय होता है, अस्त होता है, सूर्य की किरण नियमित रूप से उसी जगह निकलती है। ठीक, यहाँ जो स्त्री है वो क्या है, उसका संबंध विच्छेद हो चुका है, और वो खटका जो उसके संबंधों के बीच आया, जो दरार आई, उसके द्वारा जब इसने अपने घर का त्याग किया और उसी शहर के एक दूसरे कोने में आकर रह रही है और भीतर से टूटी हुई है, अकेली है, अजनबीपन को महसूस करती है, ऐसे में वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने का प्रयास करती है और उस धूप को, जो कि अस्तित्व का बोध कराता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो क्या है इसमें, आपने देख लिया कि मैंने लिखा है कि एक बेंच से दूसरे बेंच पर बैठती है, किंतु उसे सभी से अजीज कौन सा बेंच है, वो वही बेंच है जिस पर कोई पेड़ नहीं है। इस पेड़ क्या है, छाया और संरक्षण का प्रतीक है, किंतु यहाँ पर एक तरह के बंधन का प्रतीक भी है। अब एक तरह के वो उसे सबसे अजीज वो बेंच क्यों है जिस पर पेड़ नहीं है, क्योंकि पेड़ क्या होता है, संरक्षण देता है, छाया देता है, और साथ ही साथ एक प्रतीक, एक प्रेम, एक लगाव का बोध कराता है। लेकिन इसके जीवन में उस प्रेम का, उस लगाव का, उस संबंध का अभाव है, इसलिए वो उस पेड़ वाले बेंच से बचना चाहती है। क्यों बचना चाहती है, क्योंकि ये भीतर से खाली हो चुकी है पूरी, इसलिए वो उसी बेंच को ढूंढती है जिस बेंच पर पेड़ नहीं है। और साथ ही साथ एक और उसके बाद है, पूरी कहानी में नायिका केवल बोलती है। जाहिर सी बात है, आपने ये कहानी पढ़ी मेरे साथ साथ, तो आपने देखा कि इसमें नायिका केवल बोल रही है, बिना यह जाने कि सामने वाला व्यक्ति जो एक वृद्ध है और पेरम्बुलेटर के साथ बैठा हुआ है, वह उससे सुनने में रुचि रखता भी है कि नहीं। उसको कोई इस बात का अंदाज नहीं है कि वो जो बात कर रही है, जो बोल रही है, उसको सुनने में सामने वाला कितना इंटरेस्टेड है, वो उसको सुनना भी है या नहीं, उससे बात करनी है अभी या नहीं, ये नहीं जानती, ये बस बोलती जाती है। संवाद में सवाल और जवाब का भाव, आपको पता है कि संवाद किसका लक्षण है, संवाद एक समूह का लक्षण है, एक संगठन का लक्षण है, जहां पे कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है, जहां पर मैं आपसे प्रश्न करूं, फिर आप उत्तर दें, या आप मुझे काटकर आप मुझसे सवाल करें। तो ये होता है संवाद, जहां पे समान रूप से वाद विवाद होता है, समान रूप से बातचीत होती है। किंतु यहाँ पर संवाद न होकर वो संवाद का यहाँ पे भाव नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसमें एक कहेगा दूसरा सुनेगा, पुनः दूसरा कहेगा पहला सुनेगा, इसलिए संवाद एक तरह से समूह का प्रतीक है। किंतु ये जो आधुनिक भावबोध है, इस सामूहिकता को अपदस्थ कर निजता को उसकी पूर्ण विडंबनाओं के साथ प्रस्तुत करता है, और पूरी यही चीज आपको इस कहानी में दिखाई देगी। ये क्या है, आधुनिक भाव बोध के कारण हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि जो सामूहिकता की जो भावना थी हमारे बीच, जो संगठन की भावना थी, जो एकता का भाव था हमारे बीच, उसका क्या हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है।
वो लोप, उसका लोप होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। लोग आत्म केंद्रित बनते जा रहे हैं और इन सारी चीजों को कौन दिखा रहा है? रचनाकार यहाँ अपनी कहानी में इस नायिका के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ भी वही सारी चीजें हैं कि कह रहा है कि आधुनिक भावबोध ने इस सामूहिकता को ही अपदस्थ कर दिया, उसी को खत्म कर दिया है और निजता को, एकाकीपन को, अपने आप को, आत्म केंद्रित जो भावना है उसको उसकी पूर्ण विडंबना के साथ प्रस्तुत करता है। इसीलिए पूरी कहानी में सिर्फ नायिका क्या है, कह रही है और कहती जाती है। जो दूसरा पात्र है जो गौण रूप से दिखाया गया है, जिसकी उपस्थिति होते हुए भी वो अनुपस्थित है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, महज झलक मात्र है उसका इस कहानी में, उसको नहीं दिखाना यही दर्शाता है कि किस प्रकार हम आज सामूहिक भावना का ह्रास कर रहे हैं। हम आज एकत्रित नहीं हैं, हमारे अंदर एकता का अभाव हो चुका है और हम आत्म केंद्रित हो चुके हैं, हम पूरी तरीके से अपने में सिमट कर रह गए हैं। नायिका उस कहने के क्रम में बार बार धूप के टुकड़े के लिए स्थान बदलती हुई अपनी जीवन दशा बयान करती है। ठीक है, अब ये जो बार बार धूप के टुकड़े की को बदलना, एक तो मैंने आपको बताया कि धूप के टुकड़ा जो है वो क्या है, वो एक अस्तित्व का बोध कराने के लिए उसको वो अपने अस्तित्व को बचाना चाहती है। यद्यपि वो अकेली है, उसके जीवन में अब कोई नहीं है, वो निराश है, वो हताश है, उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विचारों का प्रवाह, उसके अंदर विचारों का प्रवाह पूरी प्रबलता के साथ उमड़ रहा है, बहुत ज्यादा अकेली है, अजनबियत का भाव है उसके अंदर, किंतु फिर भी इन सब के बीच वो अपने आप को उन विचारों के साथ, उन भावनाओं के साथ, उस निगेटिविटी के साथ बहने देना नहीं चाहती। इसलिए वो अपने आप को बचाना चाहती है, अपनी अवस्था को बचाना चाहती है, अपनी अस्मिता को बचाना चाहती है, अपनी स्थिति को बचाना चाहती है। इसलिए उस धूप के टुकड़े की चाहत है उसे, और ये जो बार बार बेंच को बदलना है वो उसकी वास्तविक, जो उसके जीवन में चल रही उथल पुथल, उसकी मन स्थिति को ही दर्शाता है, उसके जीवन दिशा का बयान करता है। ठीक है, आगे है, नायिका जीवन के प्रति अजीब अजनबियत से ग्रसित है। सेम वही बात है कि क्या है, उसके भीतर अजनबीपन है। जन्म, विवाह और मृत्यु के प्रति उसका नजरिया इससे स्पष्ट होता है। किससे स्पष्ट होता है, या आप बताएंगे कि उस पैराग्राफ में कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको देना है मूल संवेदना के अंतर्गत। क्या देंगे कि उसके भीतर एक अजीब सा अजनबीपन है। जो जन्म वाली बात जहां वो करती है, विवाह और मृत्यु से संबंधित जो उसके विचार इस कहानी के माध्यम से निकल कर आते हैं, उन बातों को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे और लिखेंगे और दर्शाएंगे कि वो क्यों सोच रही है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से क्या है, खाली है, उसके अंदर भावनाएं नहीं है। जो स्त्री पात्र है, चूंकि वो भीतर से वो निराश है, वो हताश और पूरी की पूरी नेगेटिव हो चुकी है, तो उसके अंदर बचा ही क्या है? जब प्रेम ही नहीं है, जब भावनाएं ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो जन्म, विवाह और मृत्यु पर बिल्कुल दार्शनिकों की तरह विचार कर रही है और ऐसी बातें उसकी निकल कर आ रही है। नायिका अपने उस एकाकी जीवन की छटपटाहट को स्वीकार तो कर चुकी है, वो जानती है कि वो अकेली है। ठीक है, उसको पता है कि अब उसका संबंध पुनः क्या है, जीवित नहीं हो पाएगा। वो अकेली हो चुकी है, उसके संबंध टूट चुके हैं। जिस पुरुष पात्र के साथ वो जबरन बांधी नहीं गई थी, जो उसका प्रेम था, जिसके साथ वो डेट पर जाती थी, जिसके साथ उसने प्रेम के पल बिताए थे, आज उस प्रेम से क्या हो गया है, उसका प्रेम से वो दूर हो चुकी है, उसका संबंध टूट चुका है। किंतु वो उस टूटन को, उस संबंध के विच्छेद को, उस बिछड़ेपन को वो स्वीकार नहीं कर पा रही है, और स्वीकार नहीं कर पाने को ही वो अपना दुर्भाग्य मानती है। इसे नहीं मान रही है कि वो टूट रहा है, वो चूंकि उसकी आदि हो ही नहीं पा रही, वो स्वीकार ही नहीं पा रही, और वो अभी भी उन्हीं स्मृतियों में जुड़ी हुई है। उसका बेंच पर आना और बार बार गिरजा को देखना, गिरजाघर को देखना क्या है, उन्हीं स्मृतियों से जुड़ाव, रह रहकर उन स्मृतियों से जुड़ाव, और निरंतर ये स्थिति बनी हुई है। शुरू से, आप कहानी के शुरू से लेकर कहानी के अंत तक आप देखेंगे कि वो उस गिरजे से जुड़ी हुई है। वो ये बताती है कि वो हर दिन वहां आती है और वो हर दिन उस गिरजाघर को निहारती है, यानी वो अपनी जो
स्थिति है उन स्थितियों को स्वीकार नहीं करना चाह रही, उसकी आदि नहीं होना चाह रही है, वो बार बार उन्हीं स्मृतियों से जुड़ी हुई है, उसको उसके भीतर एक छटपटाहट है संबंधों के टूटन की। और इससे वो अब वो ये जानती, चूंकि वो आधुनिक युग की नारी है, उसको पता है कि ठीक है संबंध विच्छेद होते हैं, लोग अलग होते हैं, किंतु वो अपने आप को समझा नहीं पाती, इसलिए उसको अपना दुर्भाग्य मानती है। और क्या है ये स्थिति, ये जो स्थिति, यह कमोवेश आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय अकेलेपन के शिकार व्यक्ति का दुर्भाग्य है। और आप देख सकते हैं अपने आसपास, अपने शहरों में कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके भीतर यही छटपटाहट, यही अजनबियत, यही टूटन की समस्या, यही ऊब, यही संत्रास, यही पीड़ा, यही हताशा, यही निराशा आपको दिखाई देगी। लगभग ये आज के समय में जी रहे आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय व्यक्तियों के जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा यथार्थ है कि वे आज अकेलेपन का शिकार होते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेम की दृष्टि से ही नहीं, आप अपने अपने घरों में भी देख सकते हैं, क्योंकि फोन के आने के बाद, एंड्रॉयड फोन, स्पेशली एंड्रॉयड फोन आने के बाद लोग उस पर कितने डिपेंडेंट हो चुके हैं। घर में एक ही सोफे पे बैठे माता पिता और बच्चे सब अपने अपने फोन में लगे हुए रहते हैं और आपस में बात नहीं करते। ये क्या है? ये उसी अकेलेपन को दर्शाता है। एक ही घर में एक ही समय पे आमने सामने बैठकर भी माता पिता और बच्चे आपस में क्या करते हैं? संवाद नहीं करते, आपस में बात नहीं करते और अपने अपने फोन में ऐसे टिक टिक करते रहते हैं। ये उसी संबंधों के टूटन को दिखाता है कि कैसे आप क्या है, किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वैसे ही काम का आपके पिता होंगे, आपकी माता होंगी जो अगर वो वर्किंग होंगी, तो वैसे ही उनके ऊपर काम का बहुत ज्यादा दबाव रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। ऐसे में जब कुछ क्षण अपने लिए निकालना होता है, अपने बच्चों के लिए निकालना होता है, अपने पत्नी अपने परिवार के लिए निकालना होता है, वैसे में ये सामने हमारा जो फोन है, एंड्रॉयड फोन, वो बीच में आ जाता है। और आज हम ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार, अपने संबंधों को जीने से कहीं अधिक हम अपने फोन के साथ जीते हैं, हम फोन को देते हैं। तो ये आधुनिक समय की जो शहरी मध्यवर्गीय जीवन है, या यूं कहें कि आजकल तो गांव में भी ये स्थिति बनती जा रही है। तो ये आज के ये व्यक्ति का दुर्भाग्य ही है। ये बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ा यथार्थ है जिसको निर्मल वर्मा अपनी इस कहानी में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे, यहाँ पे आप पेरम्बुलेटर और उसमें एक छोटे बच्चे की बात आती है, तो उस बच्चे को दरअसल इनकी बहुत सारी ऐसी जहां जहां कहानियां वो दिखाते हैं छटपटाहट की, टूटन की, उसमें अक्सर इनकी कहानियों में बच्चे जरूर आते हैं। वो बच्चे किनका प्रतीक है उसको जानते हैं। बच्चे निर्मल वर्मा की कहानियों में अक्सर आते हैं और उनकी भूमिका विशिष्ट होती है। बच्चा मानो सारी मूल्यहीनता और सारी संदिग्धता के बीच एकमात्र असंदिग्ध और मूल्यवान बचा रहता है जिसे अपनाया जा सकता है। यानी बच्चा क्या है? बच्चा अभी जो जिस मूल्यहीनता की बात कर रहे हैं, जिस संदिग्धता की बात कर रहे हैं निर्मल वर्मा कि कैसे स्थितियां कैसी होती जा रही हैं, जहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बचा, जहाँ पे मानो निराशा है, हताशा है, मूल्यों का हनन होता जा रहा है, सारी जो परिस्थितियां हैं वो संदिग्ध दिखाई दे रही हैं, कुछ भी उनमें जो ये छोटा सा बच्चा ये एक जीवन का एहसास कराता है। ये जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास, ये जो बच्चे के माध्यम से है, कहीं ना कहीं जीवन को बचाने की कोशिश जो रचनाकार के अंदर है, जो उसके अंदर छटपटाहट है, वो उसी को बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं। बच्चा क्या है? बहुत मासूम होता है और अभी भी वो ये इस बच्चा के माध्यम से वो मानव पाठक वर्ग को ये बताना चाहते हैं, उनको आगाह करना चाहते हैं, उनको सूचित करना चाहते हैं कि स्थितियां अभी भी नहीं बदली हैं। अगर हम अभी से सहम जाएं, अभी से हम रुक जाएं, समझ जाएं, तो हम अभी भी बहुत कुछ बचा सकते हैं। अपने मूल्यों को
टूटने से, मूल्यों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, उसके अस्तित्व को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, तो इसमें बेसिकली क्या है, दाम्पत्य जीवन के टूटने की घटना, दाम्पत्य जीवन के टूटने के फलस्वरूप जो पात्र होते हैं, जो व्यक्ति होता है, या जो स्त्री होती है, या जो पुरुष होता है, यहाँ जरूरी नहीं, चूंकि मैं स्त्री की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो पूरी की पूरी कहानी है वो स्त्री के दृष्टिकोण से, यहाँ पात्र स्त्री है इसलिए स्त्री की बात हम कर रहे हैं, स्त्री के दृष्टिकोण से। किंतु जो दूसरा इनकी एक और कहानी है जिसमें वहां पे भी लगभग ऐसी ही टूटन, दाम्पत्य के टूटन की समस्या को दिखाया गया है, किंतु क्या है वहां पुरुष के दृष्टिकोण से है कि पुरुष कैसे दिखाया गया है वहां पे, तो स्त्री के दृष्टिकोण से है, इसलिए हम स्त्री की बात कर रहे हैं, जिसकी भी जो भी है, जिन व्यक्ति के बीच संबंधों के टूटने के बाद अकेले पड़ जाने की समस्या को इसमें दिखाया है, और फिर खुद को चीड़-फाड़ करने की दास्तान प्रस्तुत की गई है। यानी वो क्या है, यहाँ जो लड़की है वो खुद ही अपने संबंधों की, खुद ही अपने जो उसका रिश्ता टूटा, जिस वजह से टूटा, उसकी जांच पड़ताल, उसकी वकालत करती हुई वो खुद ही दिखाई जा रही है इस पूरी के पूरी कहानी में। दूसरा है, पति उसकी चेतना पर, पति का इसमें कहा छूट गया है, उसकी चेतना पर हावी होने तथा उसके निजीपन के खत्म होने का भय। जो आपने देखा होगा कि इसमें एक जगह वो कहती है कि कैसे जो है आपका वो प्रेजेंट ही नहीं पास्ट पर भी लोग हावी होना चाहते हैं जहां प्रेम होता है। तो दरअसल क्या है कि पुरुषों में पॉजिटिवनेस ज्यादा दिखाया जाता है अक्सर, यहाँ भी वही लगभग वैसा ही कुछ भाव यहाँ भी उभर कर आ रहा है, यहाँ भी उसी पॉजिटिवनेस की वजह से, या जो भी ऐसा लगता है मानो स्त्री, आप ये जानते हैं कि जब शादियां होती हैं, आजकल की तो नहीं लेकिन अक्सर पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुष हमारे समाज का नियंता है, वो न सिर्फ समाज का नियंता है बल्कि वो स्त्री के जीवन को भी अपने अनुसार उसको लीड करता है। स्त्री के संपत्ति का अधिकार भी पुरुष ही होता है, लगभग हर चीज, परिवार के दायित्व को भी निभाने का बीड़ा वही उठाता है, यानी हर चीज में एक लीडर की तरह वही आता है। तो वो स्त्री के जीवन पर भी पूर्ण रूप से हावी होना चाहता है। इसी हावी होने का जो भय है उस स्त्री के अंदर भी दिखाया है, और शायद वजह वही हो जो उनके संबंधों में विच्छेद हुआ हो, क्योंकि स्त्री कैसी है, गांव की स्त्री नहीं है, आधुनिक मध्यवर्गीय, शहरी मध्यवर्गीय घर से संबंध रखने वाली स्त्री है, वो शहरी वर्ग की है, शहरों की है, और साथ ही साथ पढ़ी लिखी भी है, जिसके कारण वो जानती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो अस्तित्व की छटपट, अस्तित्व को बचाने की छटपटाहट और ललक जो इस स्त्री में है वो इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं जो उसका पुरुष, जो उसका प्रेमी था, वो पति होने के बाद, जब आप प्रेम में होते हैं, जब वो पति नहीं होते हैं, जब प्रेम में होते हैं तो स्त्री और पुरुष के बीच समानता का अक्सर भाव दिखाया जाता है, किंतु पति होने के बाद पुरुष का पूरी तरीके से स्त्री को अपने जकड़ में ले लेना, उसको अपने गिरफ्त में ले लेना, ये सही नहीं है। उसका विरोध भी इस कहानी में दिखाया गया है, ठीक है। और उसी चेतना के हावी होने का भय भी इस स्त्री में दिखाया जाता है, साथ ही निजीपन के खत्म होने का भय, अर्थात मेरा अपना, यानी संबंधों के बीच जब एक पर्सनल स्पेस खत्म हो जाता है तो क्या होता है, अगर आप हैं या मैं, दो स्त्री पुरुष हैं, मैं अब पति पत्नी है, पति पत्नी होने के बावजूद उनके बीच एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए, किंतु जब वो खत्म हो जाता है तो वहां पर फिर क्या होता है, वहां एक का दूसरे पर हावी होने का भाव ज्यादा प्रबल हो जाता है। ठीक वही स्थिति इस कहानी में भी बन पड़ी थी, और इसी की वजह से इस कहानी में दिखाया जाता है कि किस प्रकार स्त्री का उस पति के साथ संबंध विच्छेद हो गया है।
निर्मल वर्मा ने, आपने इस कहानी को पढ़ा होगा, आपने प्रेमचंद को भी पढ़ा होगा, आप आगे अगेय को भी पढ़ेंगे तो आप सब जानते हैं कि हर रचनाकार को का जो भी रचनाकार होते हैं, जो भी कहानीकार होते हैं, जो भी कवि होते हैं, जो भी उपन्यासकार होते हैं, वो जो भी रचनाकार होते हैं अपनी रचना को प्रस्तुत करते हैं, वो एक विशिष्ट शैली में प्रस्तुत करते हैं। मैं आपको व्याख्या देती हूँ तो जिस रूप में मैं व्याख्या करूंगी, जाहिर सी बात है आप उस रूप में व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए अलग शब्द आप चयन करेंगे। हो सकता है कि मेरी भावनाएं आपसे अलग हो, मैं अपनी बातों को रखने के लिए किसी दूसरे माध्यम से रखूं, हमारे शब्द भी बदल जाएंगे। जहां पर आप और लिखेंगे वहां पर मैं तथा लिख सकती हूँ, वहां पर मैं एवं लिख सकती हूँ, मैं वहां वह लिख सकती हूँ। तो हर किसी को अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए कहीं भी, जैसे मैं हूं, आप हैं या सब हैं, हम सबको अपने आप को जब प्रस्तुत करना होगा तो कोई बाध्यता नहीं होती कि हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सबके पास क्या होता है, लेखन शैली का एक विस्तृत संसार होता है, जो अपने अपने रुचि के अनुसार विशिष्ट उसको लिखते हैं। तो जब कोई भी रचनाकार लिख रहा होता है और कुछ भी लिखता है तो उसका अपना स्टाइल उभर कर आता है। ये रचना शैली क्या है, ये रचना शैली स्टाइल है। तो हर रचनाकार की अपनी एक स्टाइल होती है जिस स्टाइल में वो लिखता है। तो आप जब निर्मल वर्मा को पढ़ेंगे और जब आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो दोनों के स्टाइल में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, ये स्टाइल कहानियों के परिवेश के, वातावरण और परिवेश की वजह से भी हो जाता है, देश काल की वजह से भी होता है, पात्रों के आपको शहरी और ग्रामीण होने की वजह से भी हो जाता है, कथानक की वजह से भी हो जाता है चेंजेस, और वैसे भी कहने का अपना ढंग। तो ये विशिष्ट रचना शैली में आपको दिखाया गया है कि ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल अलग तरीके का है। फिर इसको देखने के बाद ऐसा लगता है मानो इस कहानी ने नाटक का रूप धारण कर लिया। और यहाँ एकालाप क्या होता है, जहाँ सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, वो किससे बोल रहा है, सामने वाला पात्र नहीं दिखाई देता, यानी एक ही कोई पात्र है जो लगातार बोल रहा है, एकालाप कर रहा है। तो वो एकालाप खुद से भी हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है। यहाँ भी वही है, यहाँ पे दूसरा पात्र तो है लेकिन उसकी झलक मात्र है, वो पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं है, तो इसलिए एकालाप शैली है यहाँ पे। और क्या है, ये पूरी की पूरी रचना कौन सी भाषा में ये पूरी रचना थी, ये हिंदी की खड़ी बोली में थी। ठीक है, तो खड़ी बोली में इस कहानी को उन्होंने लिखा है। तो ये था पूरी की पूरी कहानी। और इस कहानी पर आप क्या लिखेंगे, इस कहानी की आप मूल संवेदना पढ़ेंगे। इस कहानी से आपको मूल संवेदना का प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ जो स्त्री पात्र है उसके चरित्र की विशेषताएं भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तीसरा, कहानी के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर इसकी समीक्षा पूछी जा सकती है, या धूप के एक टुकड़ा कहानी की ही पूर्ण रूप से धूप की कहानी की समीक्षा आपसे पूछी जा सकती है। क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसके बारे में नहीं कह सकती, नहीं उसके बारे में तो शायद ऑनलाइन आपका एग्जाम हो तो उसमें आप लोगों को व्याख्या नहीं ही पूछी जाएंगी, लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है आप लोगों का तो आप लोगों से व्याख्या भी पूछी जाएंगी। और व्याख्या होता क्या है, कोई भी एक छोटा सा अंश उठाकर दे दिया जाएगा आपके सामने और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी व्याख्या आप करें। आप व्याख्या कैसे करेंगे, व्याख्या में संदर्भ लिखा जाता है सबसे पहले, और संदर्भ में क्या बताया जाता है, जैसे संदर्भ में आप बताएंगे कि धूप का एक टुकड़ा किसके द्वारा रचित है, आधुनिक युग के या नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर, ठीक है, या कहानीकार निर्मल वर्मा द्वारा रचित। ये आप लिखेंगे ऐसे कि जो आपको अंश जिसकी व्याख्या करनी होगी उसके लिए आप लिखेंगे कि प्रस्तुत वाक्यांश आधुनिक युग के प्रमुख हस्ताक्षर और कहानीकार निर्मल वर्मा द्वारा रचित, उनकी कहानी धूप का एक टुकड़ा से ली गई है या उद्धृत की गई है, ये बताया जाता है संदर्भ में। फिर प्रसंग में क्या, उसके बाद लिखा जाता है प्रसंग, और प्रसंग में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में लिखा जाता है कि कहानी का जो आपको अंश दिया गया उस अंश में क्या बातें चल रही हैं उसके बारे में थोड़ी सी चीजें बताई जाती हैं मोटे मोटे तौर पे। उसके बाद लिखा जाता है व्याख्या। फिर व्याख्या में आप क्या बताते हैं, जो अंश आपसे पूछा गया है उसके बारे में आप डिटेल से बताते हैं कि इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है और
जो कहानीकार निर्मल वर्मा है उन्होंने क्या कहना चाहा है इस कहानी के माध्यम से। उसके बाद लिखते हैं विशेष, और विशेष में उनमें कैसी भाषा है, चित्रात्मकता है या नहीं, देश शब्दों का प्रयोग है या नहीं, मुहावरे हैं या नहीं, लोकोक्तियां हैं या नहीं, ये सारी चीजें बताई जाती है। जब आपसे काव्य सौंदर्य पर बात किया जाता है तो उसमें क्या लिखते हैं? कोई भी किसी चीज, जैसे आपको किसी स्त्री के सौंदर्य के लिए अगर मैं पूछूं तो आप उसके नैन नक्श के बारे में, नैन, उसकी आंखें कैसी हैं, उसके बाहरी सौंदर्य के साथ साथ उसकी आत्मा, उसका स्वभाव कैसा है, आप उसके बारे में बताएंगे। और ये सब कुछ मिलकर एक स्त्री की सुंदरता को बताता है। मैंने आपसे कहा कि किसी स्त्री के सौंदर्य के बारे में बताइए, आप किसी को बोलते ये बहुत सुंदर है, तो कैसे सुंदर है? क्या सिर्फ आप बाहरी नैन नक्श देखते हैं? और अगर देखते भी होंगे तो आगे चलकर आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि स्वभाव का भी उतना ही अधिक महत्व होता है, उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्वभाव का भी की भी। तो जब किसी रचना की बात करते हैं तो ठीक वैसे ही क्या हम सिर्फ रचना के नैन नक्श अर्थात किस शैली में लिखी गई है, कौन सी भाषा है, मुहावरे हैं या नहीं, लोकोक्तियां हैं या नहीं, या इन्होंने जो इसमें लिखा है उसमें छंदों का प्रयोग किया है या नहीं, अलंकारों का प्रयोग किया है या नहीं, या उसमें चित्रात्मकता है या नहीं, लयात्मकता है या नहीं, ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीजें भाषा के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीजें क्या, कला पक्ष के अंदर, कला यानी उसको सजाने का एक तरीका। किसी भी रचना को जब हम विभिन्न माध्यमों के द्वारा सजाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कला पक्ष कहते हैं। लेकिन भाव पक्ष क्या है? जैसे कि इस कहानी में नॉर्मली आपने कहानी पढ़ी, इस कहानी के माध्यम से क्या दिखाया है निर्मल वर्मा ने? निर्मल वर्मा ने आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय परिवार के या लोगों के बीच जो मन में, उनके मन की जो अजनबीपन है, जो संतराश है, या रिश्तों के टूटने के बाद की जो हताशा, निराशा, ऊब, उत्कुंठा, संतरास, ये सारी चीजें आती हैं, उसका ही बड़ा यथार्थ चित्रण इस कहानी के माध्यम से निर्मल वर्मा ने किया है कि कैसे प्रेम में होने, कैसे जब संबंध का विच्छेद होता है, जब लोग अलग होते हैं तो वो कैसे आत्म केंद्रित हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की छटपटाहट उनमें दिखाई देती है। ये सारी बात, यही इसका भाव पक्ष है। यानी कहानीकार अपनी कहानी के माध्यम से, जो कहानी लिखी है उस कहानी के माध्यम से वो क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या संदेश पहुंचाना चाहता है, क्या उद्देश्य है उस कहानी को लिखने के पीछे कहानीकार की, उसी चीज को बताना बोलते हैं मूल संवेदना। लेकिन कला पक्ष क्या है? कला पक्ष में हम बात करेंगे कि अरे वाह, निर्मल वर्मा ने कला पक्ष के अंदर हम बात करेंगे कला पक्ष क्या होता है? किसी भी रचना को सजाने का एक तरीका। यानी उसमें क्या होता है? उसमें हम भाषा की बात करेंगे कि निर्मल वर्मा की भाषा कैसी है, उन्होंने अपनी इस कहानी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है? उस भाषा में कौन कौन से शब्द आए हैं, देशज हैं कि नहीं, विदेशज हैं कि नहीं, अरबी फारसी के शब्द हैं कि नहीं, ठीक है? ये सारे शब्दों को ढूंढना। फिर अभिधा है कि नहीं, लक्षणा है कि नहीं, व्यंजना है कि नहीं, ये सारी चीजें ढूंढना। फिर लयात्मकता है कि नहीं, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग इसमें हुआ है या नहीं, ये सारी चीजों पर उस कहानी को परखना, ये आता है कला पक्ष। तो पहले लिखते हैं भाव पक्ष। किस आप भाव पक्ष में क्या करेंगे? कहानी को शॉर्ट तरीके से बताएंगे, छोटा कहानी को मतलब आप सारांश बताएंगे, और बताने के बाद बताएंगे कि कैसे कहानीकार इसमें क्या कहना चाहता है इन कहानी के माध्यम से। ये हुआ उसका भाव पक्ष। और कला पक्ष में बताएंगे कि उनकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, चित्रात्मकता है या नहीं, कैसे एकालाप का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर संवाद का अभाव दिखाई देता है, केवल नायिका ही है इसमें जो बोलती है और बोलती ही जाती है। फिर इसमें चित्रात्मकता भी है, जो गिरजा है, जो पेड़ है, जो सूर्य है, सारे मिलकर क्या कर रहे हैं? एक चित्रात्मक एक दृश्य पैदा कर रहे हैं जो हमें मानस पटल पर उभर आता है स्वतः ही। फिर उसके बाद इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का अभाव दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से। आपको कहीं भी मुहावरे और लोकोक्तियां हैं ही नहीं, ठीक है? उसके बाद इसमें विदेशी शब्दों का प्रयोग है, इसमें अंग्रेजी के भी शब्दों का प्रयोग है, पेरम्बुलेटर, ठीक है? इसमें देश शब्दों का भी प्रयोग नहीं हुआ है। ये सारी चीज लिखने के बाद आप निष्कर्ष देते हैं, ठीक है? तो ये था भाव पक्ष और कला पक्ष।